यस। सामाजिक परिवर्तन के लिए उपस्थित हुए सभी सहकारियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। जैसा कि अभी दिवंत नाहर सिंह जी आज के इस प्रोग्राम के संदर्भ में जानकारी दे रहे थे, तो आज हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए ग्रेट एम्पायर सम्राट अशोका द ग्रेट, तो उनके मॉडल मान करके ये हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी का जो कंसेप्शन है उस पर चर्चा करेंगे। और ये आज इस पर 1 घंटे के लिए चर्चा होगी, लेकिन इसका और जो काउंटर पार्ट्स हैं, जिसमें आगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी एंड रोल ऑफ इंटेलिजेंस क्लास in the social transformation movement, exploration of the Ashoka the Great in 21st century, ये मतलब इसमें और भी आगे टॉपिक हैं जो डिफरेंट हमारे इंटेलेक्चुअल ट्रेनर आप रखेंगे अपना प्रेजेंटेशन। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग काफी लोग मौजूद हैं, तो इसको शुरू करने के लिए जैसा कि नीड ऑफ कंसेप्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, तो अगर इसको हमें डिस्कस करना है तो मेरा आग्रह रहेगा कि हम लोगों ने जो अभी तक पिछले 22 जनवरी से हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पर अभी तक चर्चा हुई है, डिस्कशन हुआ है, तो उसको भी थोड़ा स्मृति में रखेंगे। जैसे आपका कास्ट का कल्चर ऑफ कास्ट, एजुकेशन फिलॉसफी, आपका ये थिंकिंग स्किल, अभी कॉपरेशन हमने कल तक डिस्कस किया है, तो ये चीजें भी हमारी मेमोरी में रहनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये चारों जो विषय हैं, चारों जो सब्जेक्ट हैं या उनका जो सोर्स मटेरियल है, वही हमारी ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में इस्तेमाल होना है। और या ये कहा जाए कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ही हमने ये चारों सब्जेक्ट्स को डीपली डिस्कस किया, डिबेट किया और उसका स्टडी किया है। तो मैं सबसे पहले तो यही कि ये रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो इट सिंपली मीन्स स्टेटस को ऑफ सोसाइटी वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट सोसाइटी और चेंज और रिवीजन। यानी जो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से ही है, जो समाज में यथास्थिति बनी हुई है तो उसको हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो इस बात को हम आज जो नीड ऑफ कंसेप्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द एम्पायर ऑफ अशोका द ग्रेट, तो इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कोटेशन से, जो उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर 17 में ये बात कही है, वो कहते हैं इन एवरी कंट्री द इंटेलेक्चुअल क्लास इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लास इफ नॉट द गवर्निंग क्लास। इन नो country does the mass of the people live the life of intellectual thought and action. It is largely imitative and follows the intelligent class. इसका हिंदी में मैं कर देता हूं, वैसे ये ज्यादा टफ नहीं है। बाबा साहब उसमें लिखते हैं एनिलेशन ऑफ कास्ट में कि हर देश में इंटेलेक्चुअल क्लास होती है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल क्लास है, यद्यपि वो गवर्निंग क्लास नहीं होती, सत्ता में नहीं होती, लेकिन बहुत इन्फ्लुएंशियल होती है। वहीं वो कहते हैं कि किसी भी देश में जो सामान्य जनता होती है वो स्वयं में विवेकशील या क्रियाशील नहीं होती, वो अक्सर इन्हीं इंटेलेक्चुअल क्लास के को फॉलो करती है, उसको इमिटेट करती है, ऐसा बाबा साहब ने कहा है।
लेकिन आगे बाबा साहब और कहते हैं कि द इंटेलेक्चुअल क्लासेस टू whom the masses look for guidance are either too dishonest or too indifferent to educate them in right direction. टू का मतलब TOO, यानी आगे बाबा साहब ये भी कहते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है जिससे मासेस अपने गाइडेंस के लिए उनकी तरफ देखती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये या तो टू डिसऑनेस्ट हो गए हैं या टू इनडिफरेंट हैं, उदासीन, और इसीलिए वो अपने उन भाइयों को राइट डायरेक्शन में एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर महानायक काशीराम साहब जो चमचाए, जो उन्होंने एक ही किताब लिखी अपने जीवन में, तो उसके लास्ट पेज पे उन्होंने कहा है, द एफर्ट्स ऑफ आवर क्रूसेडर्स have resulted the emancipation of the mind. It will be greatly useful for further expansion. ये चमचा एज के उस पर, क्योंकि बहुत सारे जो महापुरुषों के उन्होंने व्यूज को और जो मीन्स जो इस्तेमाल हुए, तो उनको ध्यान में रख करके उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट की बात कही, लेकिन वो साथ साथ ये कहते हैं कि द एफर्ट्स ऑफ आवर क्रूसेडर्स योद्धाओं का, जो हमारे कल्याण के लिए जो जिन्होंने संघर्ष किया है, अच्छे अच्छे लक्ष्यों को लेकर के जो संघर्षरत रहे, तो have resulted in the emancipation of mind. It will be greatly useful for further expansion. ये ऐसा काशीराम साहब अपने चमचा एज में कहते हैं। और चूंकि हमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी का सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये काफी समझने के लिए, तो मैं इसीलिए इसमें इंटेलेक्चुअल क्लास को और अपने जो हमारे जो एमेंसिपेटर्स हैं, तो उनके माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इन इंडिया देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉकेड ऑफ माइंड that could not enjoy that's why we could not enjoy the freedom to explore due to मनुवादी कल्चर। मतलब उनका कहना है कि ये हमारे देश में ये जो ब्लॉकेड ऑफ माइंड है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण, और ब्लॉकेड जो है हमारे इसके आपके मनुवादी कल्चर के कारण है, क्योंकि हमारा माइंड सेट जो है, जैसा मनुस्मृति चाहती थी वैसा ही हम लगभग बन गए हैं। तो ये बात कह करके बाबा साहब भी आगे फिर मतलब अपने इसमें वॉल्यूम 17 पार्ट 3 के पेज 377 पर फिर आगा करते हैं, फिर खबरदार करते हैं, और वो कहते हैं कि टू एनलार्ज योर माइंड्स, योर विजन, योर कैपेसिटी टू थिंक, your ability to solve problems, and to bring that capacity, that vision, that ability to form judgment, to bear upon the actual problems which the vast mass of the people of this country are facing today. ये बाबा साहब का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक एडवाइस है कि हमको अपने जो माइंड है, हमारा विजन है, हमारी कैपेसिटी है समझने की, सोचने की, विचार करने की, और जो समस्याओं को हल करने की एबिलिटी है, उसको हमें एक सही निर्णय पे लाना है, ताकि हम जो है, जो हमारी एक्चुअल समस्याएं हैं, जिसे आज के टाइम में बहुत बड़ी आबादी फेस कर रही है, हमारे लोग फेस कर रहे हैं, उसका समाधान दे सकें। अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो इसको समझने के लिए ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस की बात भी हमको समझनी चाहिए कि ये
जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो ये कैसे होता है? इसमें कहा है कि अनुभवों का पुनर्निर्माण ही समाज या व्यक्ति का पुनर्निर्माण है। जो हमारे पास अनुभव है, एक्सपीरियंसेस हैं, उसका रिकंस्ट्रक्शन ही व्यक्ति का या समाज का रिकंस्ट्रक्शन है। वैसे भी एक इसकी जो एक्सपीरियंस है उसकी अगर देखा जाए तो डेफिनेशन एक्शन प्लस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो हम काम करते हैं और उसका जो परिणाम आता है वही एक्सपीरियंस है। उदाहरण के लिए जैसे जलती हुई मोमबत्ती पे बच्चा हाथ रख दे तो ये उसका एक्शन हो गया। कॉन्सिक्वेंसेस, उसका हाथ जल गया, ये परिणाम आ गया। और जो उसको जो दर्द है, जो 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 दर्द का एहसास है, वो उसका अनुभव है। तो ऐसे ही ये जो हम जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है, इसमें एक दूसरी थ्योरी एक्सपीरियंस की ये भी है, और ये प्रोफेसर जॉन डेवे साहब की है। वो कहते हैं सोसाइटी एग्जिस्ट थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड द ट्रांसमिशन अकर्स बाय कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट्स of doing, thinking and feeling from older to younger। यानी समाज के अंदर जो ओल्डर लोग हैं, उनकी जो हैबिट्स ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग है, इसका कम्युनिकेशन जब तक ट्रांसफर नहीं होगा दूसरों के साथ, यानी ओल्डर फ्रॉम ओल्डर टू यंगर, तब तक सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो ये हम चूंकि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी करना चाहते हैं, तो छोटी छोटी बातें हमें उसको कंसीडर करने के लिए, अंडर कंसीडरेशन रखने के लिए मैंने आपके सामने रखी है। अब हम कह सकते हैं कि इसी आधार पर विभिन्न प्रकार के जो हमारे अनुभव हैं, उनका पुनर्गठन और पुनर्निर्माण व्यक्ति और समाज के हित में करके हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक अच्छा साधन और साध्य बना सकते हैं। एक और बात यहाँ कह करके मैं फिर अपने मुद्दे पर आऊंगा। बाबा साहब के जो गुरु हैं प्रोफेसर जॉन डेवे, जब बाबा साहब 1916 में 13 में जब अमेरिका गए, और वहाँ प्रोफेसर जॉन डेवे जो उनके सबसे फेवरेट टीचर थे, जिनको बाबा साहब वो खुद कहते हैं आई ओड माई होल इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डेवे, तो वो उनको एक तरीके से गुरु ही मानते हैं। और हम लोग तो मान चुके हैं, लेकिन बाकी लोग साथी क्या सोचते हैं मैं नहीं कहता। तो उन्होंने सोसाइटी को दो तरह की सोसाइटी बताया, एक डिजायरेबल सोसाइटी, और डिजायरेबल सोसाइटी के बारे में वो कहते हैं सोसाइटी विच मेक्स प्रोविजंस फॉर पार्टिसिपेंट्स इन इट्स गुड फॉर ऑल इट्स मेंबर्स एंड इक्वल on equal terms, and which is success flexible readjustment of its institution through interaction of different forms of associate life is in so far democratic। ये डिजायरेबल सोसाइटी है, जिसमें मतलब वहाँ अपने जो सोसाइटी के जो और मेंबर्स होते हैं सबके लिए इक्वल और उनकी भलाई के प्रबंध, उसमें पार्टिसिपेंट जो जितने सोसाइटी में पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए प्रोविजन किए जाते हैं। और उसकी जो विच सक्सेस फ्लेक्सिबल रीएडजस्टमेंट ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस थ्रू इंटरेक्शन, आपस में वार्तालाप का और इसका सबका जो यही मतलब उनकी एसोसिएट लाइफ और डेमोक्रेट फॉर्म होती है, ऐसा वो डिजायरेबल सोसाइटी को बताते हैं, और दैट इज एन आइडियल सोसाइटी। दूसरा वो कहते हैं कि एक अनडिजायरेबल सोसाइटी भी होती है, और वो होती है विच इंटरनली और एक्सटर्नली सेटअप बैरियर्स टू फ्री इंटरकोर्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये इसकी जो आइडियल सोसाइटी है उसके जस्ट उलट होती है। यहाँ जो है अपने जो दूसरे लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उनके लिए अंदर से भी और बाहर से भी बैरियर्स लगा के रखे जाते हैं, ताकि आपस में फ्री कोई बातचीत न कर सके, कोई कम्युनिकेशन न कर सके, और अपने अनुभवों को शेयर न कर सके। तो ऐसा जो ये
प्रोफेसर जॉन डीवी का कहना है। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अब अगर हम देखें तो हमारे देश में या हमारे समाज में जो इंटेलेक्चुअल क्लास जिसकी बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, और काफी कहते हैं, उन्होंने कई बातें जो मैंने आपके सामने कोट की हैं उनकी, तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें जो 80% इंटेलेक्चुअल क्लास है, तो उसको कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती। जो मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास को जो उसको जैसा होना चाहिए बाबा साहब के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से अगर हम एनालाइज करें तो ऐसा लगता है कि उसमें से मोर देन 80%, 10-20% की बात छोड़ दी जाए, लगभग 80% जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, तो उसको कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती, उसे संभावना नहीं मालूम देती, संभावना या पॉसिबिलिटी उसको फील नहीं होती, दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे लोग एसोसिएट लाइफ में या कोऑपरेटिव लाइफ में नहीं जीते हैं, वो आइसोलेशन में रहते हैं। अगर ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, इसमें अगर ये एसोसिएट लाइफ में रहें, कोऑपरेटिव लाइफ में रहें, तो ये जो उनकी जो कमी है शायद नहीं रहेगी, उनको पॉसिबिलिटी नजर आएगी, उनको इनोवेशन नजर आएगा, उनको उनको ये जो क्रिएटिविटी है वो नजर आएगी, पैदा होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो बौद्धिक वर्ग के साथी हैं, बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एंड रीस्ट्रक्चरिंग के कंसेप्ट को नहीं समझ सके हैं। जो इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एंड रीस्ट्रक्चरिंग का जो कंसेप्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है, तो मैं उस पर डिटेल में नहीं बात कुछ कह पाऊंगा। लेकिन मैं ये कह करके कि ये जो इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एंड रीस्ट्रक्चरिंग का जो कंसेप्ट है, तो इसको समझना इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए बहुत आवश्यक है। इसको समझ लेंगे तभी वो उनको संभावनाएं नजर आएंगी, तभी वो क्रिएटिव बन पाएंगे, तभी वो समाज के लिए यूजफुल हो पाएंगे और अपनी यूटिलिटी का एक्सपेंशन कर पाएंगे और मनुवादी कल्चर से बाहर आ पाएंगे। अब मैं ये जो हम करने जा रहे हैं चर्चा, तो इसके लिए मैं एक सवाल अभी सभी साथियों के सामने रखना चाहता हूं, जो यहाँ हमारे इस वर्चुअल मीट में सभी इंटेलेक्चुअल विद्वान साथी हैं, कि क्या हमारे देश में बहुसंख्यक जनता के लिए प्रगतिशील और समृद्धशाली राज्य स्थापित हो सका है? लगभग 115-20 करोड़, 130-32 करोड़ लोगों में से, वैसे तो 138 करोड़ तक बताते हैं कभी कभी, लेकिन इतने लोगों में अगर हम मान लिए जाएं कि 85-90% लोग, जो बहुसंख्यक जनता, जिसको एक समृद्धशाली राज्य की जरूरत है, प्रगतिशील राज्य की जरूरत है, क्या उनके लिए ऐसा राज्य स्थापित हो गया है अपने यहाँ? क्या हम एक डिजायरेबल या आइडियल सोसाइटी में जी रहे हैं, जो मैंने अभी पीछे चर्चा की प्रोफेसर जॉन डीवे की, जो डिजायरेबल सोसाइटी की? क्या हमें संविधान प्रदत्त जो डिग्निफाइड लाइफ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 21 में, तो क्या वो हमें प्राप्त है? मैं समझता हूँ ये नो ही होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का जो अभी भी पीरियड हम लोगों ने देखा था, तो देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, तो उन्हें हम देख करके कह सकते हैं कि उनको ये जो डिग्निफाइड लाइफ तो छोड़ो, जो इंसान होने का जो जो हक है उनका, वो भी उनको नजर नहीं आ रहा था, जो अभी पीछे हम लोगों ने मई जून जुलाई के महीनों में जो देखा था। तो और क्या हम भयमुक्त हैं? आजीविका के मामले में, बच्चों की शिक्षा के मामले में क्या हम भयग्रस्त नहीं है? स्वास्थ्य की सुरक्षा है, क्या उसका भय नहीं है? अभी जो लॉकडाउन में जब जो है इलाज की बात चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि इतने पैसे लेगा वो अगर पॉजिटिव निकल आया, तो बहुत सारे लोग तो मैं समझता हूँ इतने भयभीत थे कि पता नहीं कैसे वो जीवित रह रहे थे, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य की सुरक्षा का जो भय था, आवास की चिंता है, दूसरों के द्वारा शोषण का भय है,
तो ये सारी जो चीजें हैं समाज के अंदर जो व्याप्त हैं, ये वह ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि गुलामी है। और भी जो बहुत सी बातें हैं, जैसे अभी हायर एजुकेशन की बात अभी कल परसों प्रोफेसर अनिल डोगरे साहब बता रहे थे कि 100 में से 14 बच्चे सिर्फ जो है शेड्यूल कास्ट के हायर एजुकेशन में है, 100 में से 5 बच्चे इसके एसटी के हायर एजुकेशन में है, 100 में से जिनकी 52% आबादी है उनके 25 बच्चे ओबीसी के 100 में से हायर एजुकेशन तक पहुंच पाए, जबकि इसके अपोजिट जो है, जो थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश की सारी नेचुरल रिसोर्सेज के मालिक हैं और एक तरह से रूलिंग क्लास है, तो वो 100% इसका लाभ ले रहे हैं। एक और अभी सेंसर रिपोर्ट 2013 में छपी थी, तो उसमें ये पढ़ने को मिला था कि 33 करोड़ घर मकान उसमें दर्शाए गए थे और 33 करोड़ में से आपको जानकर के अत्यंत दुख होगा कि 28 करोड़ मकान सिर्फ नाम के मकान थे, सिर्फ नाम के घर थे, या तो वो झोपड़पट्टी थी या झुग्गियां, ये क्या नाम है आपकी खपरेल थी, या कच्चे मकान थे, 28 करोड़। जबकि दूसरी तरफ जो 28 लाख के आसपास जो मकान थे वो धनाढ्य लोगों के थे और वो कह सकता हूं कि वो 10-15% लोगों की आबादी के लिए थे। जबकि भारत का संविधान बहुत ही उच्च कोटि का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसमें सभी तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स में सारी चीजें हमारे लिए सिक्योर की गई हैं। लेकिन ये इस देश में क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये बात हमको आज हम चर्चा करेंगे और अभी लगातार चर्चा होगी, क्योंकि ये पीछे जो हमने चारों सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं तो वो इसी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, नीड ऑफ द कंसेप्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसी के लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसको करने के बाद आप देखते हैं कि ये जो अगर हमें करना है तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी का मॉडल क्या होना चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे मैं फिर विश्व के महानतम विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ही जो उन्होंने चैप्टर 17 में लिखा है इसमें एनिलेशन ऑफ कास्ट में, तो वो कहते हैं कि देयर इज ओनली वन पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री विच वाज द पीरियड ऑफ फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोट करते हैं, लिखते हैं कि देयर इज ओनली वन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री विच वाज द पीरियड ऑफ फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी। This is the period of Maurya Empire. At all other time, the country was suffered from defeat and darkness. ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्यों लिखते हैं? क्योंकि बाबा कोई ऐसे नहीं चलते फिरते कहीं के विद्वान जो मतलब जो चाहे सो लिख देंगे। उन्होंने इसको लिखा और वहीं वो ये भी लिखते हैं कि when the Sudras who constituted the mass of the people came into their own and became the rulers of this country. ये भी बाबा साहब ने उसमें साथ साथ लिखा है। तो वो इसको ग्लोरियस पीरियड बताते हैं, गोल्डन पीरियड बताते हैं और ऐसा पीरियड बताते हैं जो फ्रीडम के लिए, ग्रेटनेस के लिए और ग्लोरी के लिए जाना जाता है। और शायद यही कारण है कि बाबा साहब ने किसी किताब में मैंने पढ़ा था, कहीं कहा है कि अपनी दीवारों पर लिख लो कि तुम इस देश के शासक हो। पहले मैं ये समझता था कि हम तो कभी शासक रहे नहीं, बाबा साहब क्यों कह रहे हैं? तो शायद यही बात उनके दिमाग में रही होगी कि शूद्रास हु कॉन्स्टिट्यूटेड द मास ऑफ द पीपल, दे केम इनटू देयर ओन एंड बिकेम द रूलर ऑफ दिस कंट्री। जब उन्हें अपनी असलियत का पता चला तो वो फिर देश के मालिक हो गए, देश के शासक हो गए। इसीलिए बाबा साहब तो चलिए खैर, ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि हमें मॉडल अगर लेना है तो ऐसा मॉडल होना चाहिए जो ऑथेंटिक हो, जो आइडेंटिफाइड हो, जो रिकॉग्नाइज्ड हो। तो अगर हम अशोक मान के शासन काल के बारे में देखें तो ये देखना होगा कि उसके समय में प्रगति और समृद्धि कैसी थी, समाज के भीतरी
भीतर आपसी सौहार्द, उसकी शिक्षा नीति, उसकी स्वास्थ्य की सुरक्षा व्यवस्था, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा नीति, विदेश नीति, व्यापार नीति आदि ये सब कैसी थी? क्योंकि ये अगर अच्छी नहीं है तो फिर हमें उस मॉडल को कंसीडर करने से, उस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन और ये भी जानना ज़रूरी है कि आज का जो भारत है उसका तिगुना भारत, उसका महान सम्राट कैसे बने, सम्राट महान अशोक। आज का इंडिया है उसका ट्रिपल इंडिया का वो साम्राज्य था उनका। तो इसके समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो उनका कंसेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी है, कंसेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो इसका अध्ययन हमें डीपली करना चाहिए, करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सब कुछ इतना है तो आखिर समाज में उन्होंने जरूर कुछ न कुछ, सोसाइटी में जरूर कुछ न कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण ये सब हुआ, संभव हुआ। तो इतिहास में एक किताब ये मेरे पास है, इसमें लिखा है उन्होंने, ये किताब है अशोका द विजनरी लाइफ लीजेंड एंड लीगेसी। ये एक अशोक खन्ना है, ये वैसे फॉरेन राइटर हैं, थे इंडियन उसके, लेकिन अब ये अमेरिका में है। तो इसमें वो लिखते हैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो सम्राट अशोक या अशोक महान का जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, तो उससे पहले कलिंग का युद्ध जो था, तो उस वक्त जो है काफी तबाही थी, काफी बर्बादी थी, काफी मतलब वैमनस्यता थी, और मतलब सब ऐसे ही चला आ रहा था पीछे से। लेकिन जब अशोक महान ने देखा कि ये सारा सब कुछ तो मेरे पास है, लेकिन समाज के अंदर जो समृद्धि होनी चाहिए, जो एक खुशहाली होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, जो आपस में सहकारिता होनी चाहिए, जो उच्च मूल्य होने चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं की आगे बढ़ने से पहले, और वो प्रतिज्ञा थी कि एक तो मैं अब युद्ध की नीति का त्याग करने का संकल्प लेता हूँ। यानी मैं अपनी तरफ से कोई युद्ध कहीं नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी जरूरत क्यों न हो। जब तक कोई मतलब दूसरों के युद्ध का मुकाबला करने के लिए नहीं निषेध किया, मतलब मैं अपनी तरफ से युद्ध की नीति का त्याग करता हूं, मैं अपनी तरफ से कोई युद्ध की लालसा नहीं रखूंगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि समाज में जो विषमता और वैमनस्यता है, उसका निषेध पूरे राज्य के अंदर रहेगा। कोई भी विषमता वैमनस्यता की बात नहीं होनी होगी, ऐसा उन्होंने अपने राज्य के अंदर कर दिखाने का संकल्प लिया। और तीसरा उनका संकल्प था कि कल्याणकारी राज्य के लिए जो प्रयत्न है, तो मैं इतना प्रयत्न करूंगा कि उसकी पराकाष्ठा तक चला जाऊंगा। यानी प्रयत्नों की भी पराकाष्ठा, जो एफर्ट्स हैं वो एक्सट्रीम तक। तो ऐसे उन्होंने 3 संकल्प करने के बाद, और साथ साथ अपने जो भौतिक सुख थे उनको त्याग किया, और अपने प्रजाजनों को समानता और न्याय देने का शासन देने के लिए वो निकल पड़े। उन्होंने तमाम परोपकारी और समृद्धशाली राज्य की स्थापना के लिए जो काम किए, वो विश्व में एक अद्भुत और अतुलनीय है। अब यहाँ हम 4 उनकी जो नीतियां हैं, खासतौर से जो शासन को समृद्धशाली और प्रगतिशील बनाती हैं, तो उन पर मैं संक्षेप में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए और बात को मैं उसमें राउंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो उनकी जो प्रमुख नीतियों में, एक तो इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड लिबर्टी है। यानी उन्होंने अपने शासन में जो परंपरा से हट करके जो एनक्लोज माइंडनेस थी, उससे जनता को बाहर निकालने के लिए और उनके मस्तिष्क को ट्रेंड करने के लिए, क्योंकि अगर लिबर्टी नहीं देंगे तो मस्तिष्क में एनक्लोजनेस बनी रहेगी, और सर्वांगीण विकास के लिए निर्भरता भी जरूरी है, वो किसी के
उसमें निर्भर वो डिपेंडेंट न रहे किसी में, और साथ साथ जो बंधन मुक्ति तरह तरह की थी, उस सब से हटाने के लिए उन्होंने आदेश लागू किया, ताकि जनता अपने स्वतंत्र विचारों और अपने अनुभवों का आदान प्रदान आपस में कर सके। तो ये बात सम्राट अशोक जो हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंस, लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड लिबर्टी, ये चीज जो है उन्होंने अपने प्रजाजनों के लिए बिल्कुल ओपन माइंड होकर के और अच्छी तरह से समझ करके ये लागू की, और प्रजा की हर तरह की जो संवेदनाएं थी उससे उनको पता चलता रहे, तो और फोर्स के बारे में उतना वो चिंतित नहीं हुए, जितना उन्होंने जो जो उनकी जो गुप्तचर जो बल था, जो उनको सूचना देने का बल था, और जो आजकल शिलालेख मिल रहे हैं, उनके स्तंभ लेख मिल रहे हैं, उनके गुहालेख मिल रहे हैं, उन पर तो पढ़ करके ये आश्चर्यचकित होना पड़ता है कि उन्होंने यहाँ तक कह रखा था कि अगर मैं स्नान घर में भी हूँ, मैं कहीं भी हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, नहा भी रहा हूँ, कहीं भी हूँ, मुझे जो है प्रजा की संवेदना की सूचना तत्काल मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी मतलब समृद्धशाली शासन लाने के लिए, कल्याणकारी राज्य लाने की जो प्रयत्न थे, उसकी पराकाष्ठा। तो अब दूसरा में उनका पहलू, जो मैंने आपको इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड लिबर्टी की बात बताई कि किस हद तक थे वो। दूसरा उनका एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, क्योंकि सभी जानते हैं कि एजुकेशन अगर जनता को दी जाती है तो जनता जानकार बनती है, और ये किसी शासक के लिए बहुत इजी गोइंग नहीं होता। हर शासक घबराता है कि लोग होशियार हो जाएंगे, जैसे आजकल हमारे देश में हो रहा है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से चाहते हैं कि ये पढ़ाई के नाम पर तो सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का तो चर्चा ही नहीं होना चाहिए। उनको अगर अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो वो तो अपने पढ़ा देंगे बाहर ले जा करके, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन अशोक महान का जो एजुकेशन का जो पॉलिसी है, तो वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका कोई आज तक मुकाबला नहीं है। उनकी एजुकेशन फॉर ऑल एंड यूनिवर्सल थी। देश के ही नहीं, विदेशों के लोग भी उस वक्त भारत में बड़ी तादाद में आते थे, और मेल फीमेल का भी कोई डिफरेंस नहीं था। और जो मेल फीमेल का या जो एनी काइंड ऑफ सिटीजनशिप का, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं था। तो ये उनकी जो शिक्षा नीति थी, वो मतलब इतनी महान थी कि उसके लिए विदेशों से लोग, और उसमें आगे और अगर हम ये देखें तो उनकी जो आण्विक की जो शिक्षा है, तो वो दुनिया में कहीं नहीं थी, संसार में कहीं नहीं थी। अपने अशोक महान के शासन काल में ये जो पहले लुप्त हो गई थी, और बाद में भी ये जो आज तक अब नजर नहीं आती अशोक महान के पुष्यमित्र शुंग के बाद। तो ये इसके बृहद्रथ के बाद, तो ये आणविक विद्या जैसे थिंकिंग स्किल के नाम से अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, तो ये इतनी ख्याति प्राप्त थी कि देश के बाहर के अनेक देशों के हजारों की तादाद में विद्यार्थी यहाँ आते थे, और इसीलिए अपना देश विश्व गुरु कहलाता था। इसीलिए अपना देश धन धान्य से भी मजबूत था, क्योंकि बाहर के लोग आते थे तो रेवेन्यू आता था, और व्यापार की दृष्टि से लोग आते थे, तो इसलिए बहुत बड़ी यहाँ की इकोनॉमी थी। और शिक्षा के बारे में जो उन्होंने शिलालेख अभी मिला है, तो उस पर वो लिखते हैं कि जो कुछ भी मैं इन लोगों के जीवन में समृद्धि और प्रगति ला सका हूँ, वो इन्हें सोच विचार करने वाला शिक्षित बना करके ही ला सका हूँ। अब तीसरा उनका जो हेल्थ केयर का जो एस्पेक्ट है, तो उसको भी अगर हम डिस्कस करें तो वो भी आज तो मैं समझता हूँ कि उसका कहीं कहीं दूर दूर तक उससे मुकाबला नहीं है। अशोक महान की जो हेल्थ केयर है, यानी हेल्थ केयर के मामले में हालांकि उस वक्त आज की जो एलोपैथी है वो इतनी उस वक्त नहीं रही होगी, लेकिन जो जो
जो आयुर्वेदिक जो औषधीय चिकित्सा थी, तो उसमें ये आलम था कि उन्होंने हर मौसम के हिसाब से जो रोग के जो निदान था पौधों में, पत्तियों में, फलों में, तो इस तरह की बड़ी तादाद में मौसम के हिसाब से ये जो पेड़ पौधे उगाने के लिए शासकीय प्रबंध कराए गए। मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी चिकित्सा सुविधा का प्रबंध किया गया। और यहाँ तक के पड़ोसी राज्यों के लिए जहाँ मतलब चिकित्सा की डिमांड रहती थी, या कहीं उन्होंने देखा कहीं महामारी हो गई है, तो इंडिया से, अपने देश से वो अपने वैद्यों को, अपने चिकित्सीय उपकरणों को, दवाइयों को भेज करके अपने जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी देश थे, उनका ख्याल रखते थे। और साथ साथ जो आने जाने के मार्ग थे, उनके सारे चिकित्सालय खुलवाना, औषधीय पार्कों का निर्माण कराना, फल और छायादार वृक्ष लगवाना, ये सड़क मार्गों पर, इस तरह की तमाम अतुलनीय हेल्थ केयर की व्यवस्था सम्राट अशोक की हम पाते हैं, जो मतलब हेल्थ बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये उनका हेल्थ का। और चौथा जो उनका एक और महत्वपूर्ण अगर हम एस्पेक्ट देखें, तो वेल्थ एंड वेलफेयर स्टेट का है। इसके मामले में यूरोपियन और एशिया के इतिहासकारों ने लिखा है कि अशोक महान अकेले पहले एकमात्र शासक हुए हैं जो इंसानों के बीच विषमता समाप्त करने में सफल हुए। ये इतिहासकारों का कहना है, जो यूरोपियन और एशिया के हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कही है अभी, मैंने फॉरेन, क्योंकि आप तो जानते हैं कि यहाँ अपने यहाँ तो बहुत ईमानदार लोग रहते हैं। यहाँ प्रदूषण के अलावा और करप्शन के अलावा, इसमें तो हम किसी का कोई हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ जो 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 प्योरिटी है, जो सच्चाई है, तो इसके बारे में यूरोपियन और एशिया के जो हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं कि अशोक महान अकेले पहले शासक हुए हैं जिन्होंने विषमता को समाप्त करने में सफलता हासिल की, आपस में वैमनस्यता को मिटाकर मन मिलाऊ समाज का निर्माण किया, और सामाजिक समवाय, जिसे सोशल एंडोस्मोसिस अंग्रेजी में बोलते हैं, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है। ये जो किताबें इतिहास के, उसके कारण शांति, समानता और स्नेह का समाज निर्मित हुआ। और इसके साथ साथ यही वेल्थ एंड वेलफेयर स्टेट के अंदर अगर देखें, तो वो अशोक महान अपनी प्रजा को, प्रजाजनों को पुत्रवत पुकारते हैं और स्वयं को पिता होने का एहसास कराते हैं। अपने राज्य के जनमानस में इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, जस्टिस एंड टॉलरेंस, कंप्लीट टॉलरेंस, सहिष्णुता का संदेश फैलाया गया। आज तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मॉब लिंचिंग हो रहा है, चाहे जिसको चाहे कोई। तो ये, और इससे भी आगे एक और बहुत बड़ा पहलू उनके वेलफेयर स्टेट का है, वो है कॉपरेशन। सहकारिता का इतना जबरदस्त बोलबाला था कि सहकारिता के कारण ही उस वक्त ये चातुर्ण वर्ण का जो कंसेप्ट था, व्यवस्था थी, वो जाति का जो नोशन था, तो ये तो रफू चक्कर हो गया था। ये अपने आप लोगों ने, मतलब समाज में जब इस तरह का वातावरण बना, तो इस कॉपरेशन के कारण जो एक बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त जो उनका जो एक्सपेरिमेंट था कॉपरेशन का, तो उसके कारण ये आपके ये आजीविका के बढ़िया बढ़िया साधन खड़े हुए। कॉपरेशन के कारण ये वर्ण व्यवस्था खत्म हुई, जाति व्यवस्था तहस नहस हो गई। सारे लोग, दूसरे लोग भी जो अपनी जाति पर दम्भ भरते थे, वो भी सहमत हो गए। यानी ब्राह्मण में और शूद्र में आपस में अपने आप जो है इतना अच्छा मेल मिलाप हुआ कि इस सहकारिता का हम लोग इसलिए ये कह सकते हैं कि सहकारिता अशोक महान के टाइम में बहुत ही अद्वितीय थी। और अब मैं आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी बात कहते हुए कि ये जो आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हमारे देश में क्या हो रहा है, प्रगति समृद्धि कहाँ है, समाज में विषमता, वैमनस्यता
और ये आपकी जातीयता, मॉब लिंचिंग का तो आपको मालूम है कि हर महीने कोई न कोई बड़ा समाचार हम लोगों को पढ़ने को मिल जाता है। कम्युनल फीलिंग आप देख रहे हैं, ये भयानक रूप धारण कर चुकी है। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस और संवैधानिक जो अधिकारों की बात है, उसका तो एक तरीके से अंत सा हो गया है, अंत होता जा रहा है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ मैं ये स्मरण करते हुए, दिलाते हुए कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान पारित होते समय ये बात क्यों कही थी? उन्होंने कहा था, चेतावनी देते हुए सावधान किया था देशवासियों को कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर दो तरफा जिंदगी में कदम रखने वाले हैं। हम राजनीतिक जीवन में समान होंगे और सामाजिक आर्थिक जीवन में असमान होंगे। ये बाबा साहब ने उस वक्त चौकन्ना करते हुए सावधान किया था। उन्होंने कहा, इस विषमता को जल्दी से जल्दी हटाना होगा, वरना विषमता के शिकार हुए लोग राजनीतिक प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा बाबा साहब ने संविधान लागू होने से पहले, जब पारित तो होने वाला था, लागू तो 26 जनवरी को हुआ, उन्होंने 2 महीने पहले ही सावधान कर दिया था। आज समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय संविधान की प्रस्तावना में तो परोक्ष रूप से नजर आता है, ये बातें नजर आती हैं, लेकिन यथार्थ जीवन में गायब है, वास्तविक जीवन में नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहब की ये चेतावनी का तात्पर्य यही है कि समाज का पुनर्गठन उसकी सामाजिक आर्थिक दशा में परिवर्तन लाने की नीतियों का निर्धारण करना आवश्यक था। मतलब उनका जो ये चेतावनी देने का तात्पर्य यही था कि संविधान लागू होने के बाद समाज में समाज का पुनर्गठन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए जो नीतियां जल्दी से जल्दी निर्धारित की जाए, बने। लेकिन इस विषय में यह समझना जरूरी है कि जहां आजादी के फौरन बाद जमींदारी उन्मूलन की नीति तो लागू कर दी गई, और इसकी प्रमुख बात यह थी कि जो टेनेंट थे, जो खेती जोतते थे, वे तो मालिक हो जाएंगे, लेकिन जो लोग भूमिहीन खेत मजदूर थे, जो भूमिहीन खेत मजदूर थे, उनको उस जमींदारी उन्मूलन कानून में ये नियत था कि इसके लाभार्थी भूमिहीन खेत मजदूर नहीं बनेंगे। मतलब ये जो जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ तो फटाफट लागू कर दिया गया, लेकिन इसमें जो भूमिहीन खेत मजदूर थे उनके लिए ये बात नहीं रखी गई कि भाई इनके ये जो खेत असली माने में जो खेत करते हैं और खेत के मालिक नहीं है, तो उनके लिए वहां ये उसमें प्रोविजन नहीं था। और इस विसंगति पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो उनमें काफी तकरार हुई, काफी मतलब इस पर बाबा साहब ने विरोध प्रकट किया, लेकिन बाबा साहब बहुत कुछ कर पाए, बहुत कुछ नहीं कर पाए, और इस तरह से जमींदारी प्रथा तो टूट गई। जो पुराने जमींदार थे वो शहरों की तरफ उन्होंने रुख कर लिया, औद्योगिकरण हो गया, शहरीकरण हो गया, और जो गांव की देहातों की जो भू संपदा थी, जमीन थी, और दूसरी जो ग्रामीण संस्थाएं थी, उन पर वहां के स्थानीय जातियों का कब्जा हो गया। भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति में पुनर्गठन की दूसरी अगर कोशिश कही जाए पुनर्गठन की, तो 1972 में इंदिरा गांधी ने कोशिश की लैंड सीलिंग कानूनों के जरिए 1972 में, लेकिन वो भी होशियार लोगों ने कानूनों के जो न्यायालय थे उनमें फंसकर वो भी निष्क्रिय हो गई, उसका कोई लाभ जो इंडियन सोसाइटी है, जो 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 इंडियन मास है, उसको जो वास्ट मास है उसको उसका लाभ नहीं मिल सका। और आज अंत में मैं ये कहते हुए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो 15 मार्च 1947 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से
संविधान सभा को जो मेमोरेंडम दिया गया था, जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटी के रूप में हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट मिलता है, और साथ साथ जो देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो 39 चैप्टर हैं, उनमें से 10 चैप्टर शुरू किए। एक तरीके से संवैधानिक और कानूनी दस्तावेज है। तो वो देश की जो पीड़ित बहुसंख्यक आबादी है, जो पीड़ित बहुसंख्यक समाज है, आज कुछ भी कर पाने में, हालांकि वो दस्तावेज पंचवर्षीय योजना के भी और बाबा साहब के द्वारा दिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो उन्होंने संविधान सभा में 15 मार्च 1947 को दिया था, तो उस पर आज ये इतना बड़ा बहुसंख्यक समाज जो पीड़ित है, कुछ भी कर पाने में असमर्थ और असहाय नजर आता है, असहाय और असमर्थ बन गया है। अंत में मैं ये कहते हुए कि स्वाधीनता के बाद, आजादी आने के बाद, राजनेता हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे चिंतक हो, चाहे समाज सेवी हो, सब ने लोकतंत्र का मतलब संसद, विधानसभाओं और उनके चुनावों की प्रक्रिया में ही मतलब दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। बस वो उनका दिमाग वहीं तक है। समाज का लोकतंत्रीकरण नहीं हो पाया है, समाज में लोकतंत्र आया ही नहीं है। अब चूंकि समाज के पास लोकतंत्र नहीं आया है, इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र भी आज खतरे में पड़ा हुआ नजर आता है। जैसा हम लोग आज देख रहे हैं कि देश के जो अन्नदाता कहे जाते हैं, जो देश के बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, जो किसी कास्ट क्रीड से दूर है, तो आज चूंकि लोकतंत्र एक तरीके से मैं समझता हूं कि है नहीं, इसलिए उनकी लोकतांत्रिक बात भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग दिल्ली में बॉर्डर पे बरसात में, ठंड में लंबे दिनों से 70-72 दिनों से, मेरे ख्याल से 71 दिन हो गए आज, वो बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार बजाय उनकी बात को सुनने के, उनसे डायलॉग करने के, उनसे कोई पूछताछ करने के, उनको रोकने के लिए उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी हैं, कटीले तार लगवा दिए हैं, जैसे पाकिस्तान की सीमा पर और चाइना की बॉर्डर पर लगाए जाते हैं। और उनके जो सड़कें हैं, उनको खोद करके उनमें बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं। तो ये क्या है कि एक तरीके से लोकतंत्र इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि लोकतंत्र समाज में आया ही नहीं। लोकतंत्र का मतलब लोगों ने सिर्फ वोट देना समझ लिया, संसद विधानसभाओं के और दूसरे चुनाव की जो प्रक्रिया है, बस वहीं तक उनका। तो मैं ये कहते हुए, जो ये जो रियल डेमोक्रेसी मीन्स मच मोर देन एडल्ट सफरेज एंड parliamentary government. It means reordering of social relationship in terms of new values as per constitution. ये प्रोफेसर जॉन डिवे का जो उन्होंने अपना डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो बहुत पॉपुलर उनका कृति है, जो बहुत पॉपुलर उनकी बुक है, तो उसमें वो कहते हैं रियल डेमोक्रेसी मीन्स मच मोर देन एडल्ट सफरेज एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. It means reordering of social relationship in terms of new values as per constitution. तो ये बात मैं कहते हुए अंत में कि बाबा महानायक काशीराम जी का जो कथन है, उसको दोहराते हुए कि समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। और वैसे तो दूसरे लोग दूसरा राज लाने की बात करते हैं, हम लोग तो यही कहेंगे कि अशोक महान का राज आएगा, सबको भय मुक्त बनाएगा। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। सभी को जय भीम, जय भारत। ओवर टू प्रियंका जी या सर, आपका आवाज सस्टेन हो रही है सर। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस आनंद जी। मेरी बात खत्म हो गई मेरी। ओके, वेरी नाइस, ठीक है, थैंक यू सर। प्रियंका अभी है क्या? नार सिंह जी, स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। प्रियंका नहीं है सर, क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, थैंक यू सर।